Hi guys, so today I'm gonna be going live with a very famous actor. उनका नाम ऐसे तो आसिफ खान है जो बहुत ही अच्छा एक्टर है, लेकिन ऑफ लेटली लोग उनको कबीर एम के नाम से जानते हैं. कौन है ये कबीर एम? क्या करते हैं कबीर एम? ये आप जानने वाले हो अभी, बिकॉज पाताल लोक से जो एक्टर है वो हमें ज्वाइन करने वाले हैं एंड उनके साथ हम बहुत सारी बातचीत करेंगे यहाँ पे. तो हियर्स अ वेरी कूल इंटरव्यू दैट्स कमिंग फॉर यू गाइज. जो पाताल लोक के एक्टर है आसिफ, वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं अभी यहाँ पे. हम सब ने पाताल लोक देखा हुआ है एंड पाताल लोक में बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी हुई लोगों ने. इनफैक्ट ऑल एक्टर्स उन्हीं में से जो ड्राइव कर रहे थे, जिनको सबसे ज़्यादा जोर का चाटा पड़ता है, वो है आसिफ एंड ही इज कबीर एम. आई एम गोना बी गेटिंग हिम लाइव राइट नाउ. फन सर यहाँ पे. ऑलराइट, हियर वी आर. कबीर एम. How are you, आसिफ? कैसे हो आप? I'm good. How are you? I am absolutely good, आसिफ. वहाँ पे शो में चाटा आपने खाया था जोर का, और यहाँ पे उसकी जो छनछनाहट थी वो यहाँ पे लोगों तक सुनाई दी थी. Thank you so much. Thank you. मुझे आसिफ के ये जो इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा, आई एम श्योर आपके लिए. तो इस दौरान क्या कर रहे थे आप, जब ये शूटिंग कर रहे थे, जब पाताल लोक बन रहा था? पहले तो ये बताइए कब की फिल्मिंग है ये शूटिंग हमारी हुई थी लास्ट ईयर मार्च अप्रैल मई के टाइम पे शूटिंग हुई थी. तो बहुत सारे मौसम अलग अलग देखे हमने. आप सुन पा रहे हैं? जी, आप सुन पा रहे हैं ना मुझे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल 100%. तो हम जब जो सीन आपने फर्स्ट जो सीन देखा है, जो ब्रिज वाला जो सीन है, वो एक्चुअली लास्ट सीन शूट किया हमने. सबसे लास्ट में शूट हुआ था वो. और लोकेशन का थोड़ा ऐसा था कि जो फर्स्ट जो हमारा चेज होता है, जहाँ गाड़ी चलना शुरू होती है, वो दिल्ली है. बट हमारे पास ब्रिज नहीं था वहाँ पे. तो ब्रिज अलग दूसरे शहर में जाकर ब्रिज शूट किया. और जब ब्रिज हम शूट कर रहे थे तो उस वक्त 46 डिग्री टेम्परेचर था वहाँ पे. तो हमारे जो क्रिएटर हैं शो के, सुदीप सर, वो बीमार पड़ गए उस दिन. बहुत सारे लोग उस दिन फेंट हो गए. तो बहुत खतरनाक मौसम था तब. तो फीलिंग बहुत अलग सी थी यार, बड़ी मिक्स फीलिंग थी उस दिन. ये शूट करने का एक्साइटमेंट भी है, बट गर्मी अलग से चूस रही है पूरा. तो बड़ा कमाल का एक्सपीरियंस था यार. तो मतलब ये किस तरह का शो है? इसमें आप जो सारे एक्टर्स थे, आप लोगों ने मेथड एक्टिंग करी हुई, आप लोगों ने क्या किया हुआ एग्जैक्टली? मेरे को पहले वो जानना, बिकॉज सारे सीन्स जो है इतने हार्ड हिटिंग है, और उन सीन्स को अगर आप रियलिटी में से परफॉर्म करोगे तो आई कैन ओनली इमेजिन कि मतलब वो एक अलग कैरेक्टर में आपको घुसना पड़ा होगा. जी, एक्चुअली उस पे इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है हमारे डायरेक्टर्स को, शो रनर जो है हमारे क्रिएटर, उनको. क्योंकि उन लोगों ने प्रॉपर शूट होने से पहले FTI से स्पेशलिस्ट बुलाए एक्टिंग के लिए, और वर्कशॉप कराई पूरे सारे एक्टर्स की. 1-on-1 वर्कशॉप होती थी. ऐसा नहीं कि एक ही वर्कशॉप में 5-5 लोग हैं तो एक पे ध्यान दे पा रहे हैं, दूसरे पे नहीं. ऐसा नहीं किया. 1-on-1 सबकी वर्कशॉप हुई है. शशि भाई थे हमारे टीचर, थे हमारे एक्टिंग टीचर. उन्होंने बहुत हार्ड हिटिंग और बहुत ही एकदम इंटेंस मेरी वर्कशॉप हुई है. तो उस वर्कशॉप के दौरान उन्होंने एक पर्टिकुलर एक मोमेंट पे, मतलब ज्यादा ध्यान इस चीज तक पे दिया गया है कि जैसे कि कबीर के 2 चंक आप देखते हो सीरीज में. पहला है मेरा 5 साल की उम्र का, जब मैं फादर के साथ वाला बैकग्राउंड वाला सीन आप देखते हो कि जब मैं 26-27 पार्ट मैंने प्ले किया. इसके बीच की जो जर्नी है वो भी पूरी हमने एक्सप्लोर की, जो कि सीरीज में एक्चुअली थी नहीं, बट दिमाग में रहने के लिए वो सारे सीन को हमने बना के वो सारे सीन प्ले किए हम लोगों ने वर्कशॉप के दौरान. इतना डीप. तो अगर आप जो बात कर रहे हो कि एक्टिंग अच्छी लगी लोगों को, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो हमारे डायरेक्टर्स और जो शशि भाई है उन लोगों को जाता है. जी जी जी. क्योंकि आसिफ, मैं इसके लिए बोल रहा था, अक्सर क्या होता है ना कि लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन बैठ गया है कि अगर कोई एक्टिंग कर रहा है तो वो ग्लैमरस होना चाहिए. उनको हमेशा में से देखते आ रहे हैं, और या उनको हमारी फिल्मों में ऐसे पोर्ट्रे करा गया है कि अगर हीरो है तो उनको 6 पैक एब्स होंगे, हीरोइन है तो मतलब गोरी चिट्टी होंगी, स्लिम होंगी. बट ये जो एक ऐसा पर्टिकुलर शो है जिसने आई थिंक पूरे सब कुछ बदल दिया है. ये जो एक लोगों के दिमाग में एक पिक्चर बिठा दिया गया था, वो पूरे के पूरे इमेज को लोगों ने चेंज कर दिया. आप लोगों ने चेंज कर दिया. ये जो एक नया दौर आप लोग लेके आ रहे हो, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? यार एक्चुअली इससे भी थोड़ा अगर पहले भी अगर देखें तो बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जो कि बहुत ही रियलिस्टिक फिल्में बना रहे हैं. इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट मैं मानता हूँ अनुराग सर का, बहुत बड़ा क्रेडिट है इसमें, अनुराग कश्यप सर का. तो उस तरीके का जो सिनेमा बन रहा है अभी, तो वो कहानी है एक्चुअली छोटे शहरों की कहानी बता रहे हैं फिल्म मेकर्स, जिस तरीके की कहानी. तो उस कहानी में अगर वो कहानी फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं राजस्थान के एक छोटे से शहर से हूँ, अगर यहाँ की कहानी है, यहाँ के किरदार आपको दिखाने, तो ऑफकोर्स आपको मेरे जैसे एक्टर ही लेना पड़ेंगे. उसमें आप 6 पैक और गोरे और जिस तरीके की आप बात कर रहे हो, उन सबको अगर आप लोगे तो वो नहीं लगेंगे.
राइट। ये वैसी वाली बात हो जाएगी कि अगर आप मुझे किसी बिलियनर के बेटे में अगर आप कास्ट कर दो तो हो हाँ, सकता है रियलिटी में हैं बहुत सारे, लेकिन वो स्क्रीन पे उतना वो थोड़ा मिसमैच हो जाएगा। तो उसी जी, तरीके से उसका वाइस वर्सा है ये, कि जो रियलिस्टिक जो सिनेमा बन रहा है उसमें शायद हम जैसे लोगों के लिए किरदार लिखे जाते हैं, तो ये हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत सारे दरवाजे खुल गए और बहुत ईजी हो गया काम करना। बिल्कुल, एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी बात है कि ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही है। इसका जी, बहुत मैं बड़ा क्रेडिट जो है वो ऑडियंस को जाता है, क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके की चीज आप बना दो चाहे वो कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर लोग अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे एक्सेप्ट नहीं तो करेंगे। फिर उसको बनाने का कोई फायदा नहीं। तो ऑडियंस का बहुत बड़ा हाथ है इस चीज में। मेरा एक्चुअली अगला सवाल आसिफ आपसे यही होने वाला था कि क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से हमारी इंडस्ट्री में, हमारे कंट्री में लोगों ने फिल्मों के साथ एक्सपेरिमेंट करना चालू किया है, क्या उसी जी तरीके से आपको लगता है कि जो ऑडियंस है, ऑडियंस का पिक्चर देखने का नजरिया बदल गया है, वो कुछ अलग चीज देखना चाहते हैं आज के तारीख यार, इस एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चेंज आया है ना, इसमें ओटीटी का बहुत बड़ा हाथ है। में? जी, क्योंकि ओटीटी में होता क्या है कि पहले जब फिल्में बनती थी तो आपको शुरू के ऑफकोर्स 2 महीना तो वो जो है आपको सिनेमा में जाना पड़ेगा देखने के लिए। और छोटे राइट, शहर हैं, जैसे कि मैं यहाँ से हूँ, तो मैं 12th क्लास तक यहाँ रहा हूँ, और सीरियसली हमारे यहाँ पे फिल्म रिलीज होने के 6 महीने बाद लगती थी हमारे यहाँ पे, बिकॉज एक सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल था। तो मुझे तो क्योंकि मुझे बहुत शौक था फिल्म देखने का, तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट जाता था फिल्म देखने के लिए। वो 30 किलोमीटर दूर है यहाँ से, हर कोई तो नहीं जा सकता, तो राइट, कैसे देखेंगे लोग। अभी ओटीटी में क्या हो गया ना कि बच्चे बच्चे के पास फोन है, अच्छा, सबके पास फोन है आजकल, सबके पास अमेजोन है, सबके पास नेटफ्लिक्स है, इंटरनेट है सबके पास। तो आप उसकी वो क्या क्या हर चीज से जब उपभोक्ता जब बढ़ जाते हैं ना, बेसिकली हाँ, हाँ, लोग बढ़ जाते हैं, ऑडियंस आपकी जब बढ़ जाती है, जी, तो वो जब लोग देख रहे हैं, एक आपने देखा वो खराब होगा, फिर देखा थोड़ा ठीक, फिर थोड़ा ठीक, धीरे 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 हमारे इंडिया में लेवल बढ़ता जा रहा है। जैसे कि लोग कह हाँ, रहे हाँ, हैं कि भाई पाताल लोक ने एक लेवल और अप कर दिया जी, क्वालिटी में। जी, तो ऐसा इंशाल्लाह और आगे बढ़ता जाएगा, तो लोगों को अब अच्छी चीजें हमारी कंट्री में देखने को मिल रही हैं, तो हम्म, हमारे की ऑडियंस ज्यादा इवॉल्व हो पा रही है हमारे साथ। राइट, राइट। तो आसिफ, ये जो आपका कैरेक्टर है कबीर एम का, इसके बारे में हमें थोड़ा बता दीजिए, बिकॉज क्या है कि बहुत सारे अक्सर जब मूवीज के या कोई भी प्रमोशन के इंटरव्यूज होते हैं, लोग आके अपने कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, राइट। अभी ओटीटी जी प्लेटफॉर्म जैसे कि आपने कहा कि लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, लोग बिंज वॉच करते हैं। अगर आप मेरी बात करें, आई थिंक ये 15 तारीख को रिलीज हुई, आई थिंक मैंने 15 तारीख के दोपहर को देखना शुरू किया, एंड आई थिंक रात के 12 बजे तक मैंने पूरा खत्म कर दिया। ठीक है, जी। काम वाम सब साइड में छोड़ के मैं सिर्फ पाताल लोक देखता था। तो मेरी मैंने किस्मत इसमें थोड़ी सी खराब थी। मेरी किस्मत इसमें ये खराब थी क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त इतने निकम्मे हैं कि उनके पास अमेजोन नहीं है। तो जैसे ही उनका शो आया, उन्होंने मुझे आधा घंटा पहले मुझे कॉल किया, भाई हमको तेरा शो देखना है आज रात को। मैंने कहा देखो, कहते हैं हमारे पास अमेजोन नहीं है। मैंने कहा तो कहते हैं तुम्हारा दो। तो लिटरली मेरा अमेजोन मैंने अपने 5 अलग अलग दोस्तों को दिया हुआ था, और मैं खुद बैठा हुआ था कि ये लोग खत्म करें तो फिर मैं देखूं। जी, तो मैंने तो आप अगले दिन देखा अपना शो। तो ये जो कैरेक्टर है आपका, ये जी कैरेक्टर के बारे जी। में एग्जैक्टली, ये ध्रुवो है, ये मेरे दोस्त है, ये भी एक एक्टर है, ये कोलकाता से है, तो ये भी हाय बोल हाय रहे हाय थे हाय 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 एक्सीलेंट शो। हाय। तो मैं आपसे ये जी जानना चाहता हूँ आसिफ कि आपका जो ये कैरेक्टर है कबीर एम का, ये कबीर एम का कैरेक्टर जी एग्जैक्टली क्या है? आपने जब इसकी तैयारी की थी तो किस हिसाब से जी। आपने तैयारी की थी? जिस तरीके की कहानी है हमारी, कि कहानी में बेसिकली 4 जो पाताल लोक के कीड़े जिनको कहा जाता है, जो 4 पाताल लोक के कीड़े, एक्चुअली वो 4 अलग अलग तबके हैं, बहुत अलग अलग। अगर आप वैसे अगर सिंबॉलिक तौर पे देखा जाए तो जी, उसमें एक तबका हर चीज से बात करी गई शो के अंदर। वो शो में हर तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है, राइट, कास्ट क्रीड कलर हर चीज को होता है। तो वैसे ही ये एक तरीके का कि एक बंदा है जो कि कहीं ना कहीं माइनॉरिटी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जो माइनॉरिटी के साथ एक जिस तरीके की भी चीजें होती आई हैं, पहले होती थी, अब हो रही जो भी है। तो जी, कबीर अहम का जो कैरेक्टर है, ये उस तरीके का बंदा है कि कबीर अहम एक्चुअली हम सब में है। क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ में शायद आपके साथ भी या मेरे साथ भी एक चीज ये हुई है कि हर जगह हम एक पॉइंट ऐसा आता है कि हमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना अच्छा लगता है कहीं कहीं पे, जी, लेकिन हमें कहीं के मौका मिल जाता, कहीं कहीं नहीं मिलता। लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको जिंदगी में कहीं पे भी वो मौका नहीं मिलता, जो नहीं, हर जगह से मात खा के पीछे हो जाते हैं। तो कबीर में ऐसा बंदा है जो कि बहुत अकेला रहा है अपनी जिंदगी में। और जब स्कूल में भी ये जो था, स्कूल में इससे कोई बात करने वाला नहीं था। तो बैक स्टोरी हम लोगों ने जिस तरीके की बनाई थी कि जी, बात जी, करने वाला स्कूल में कोई नहीं है, दोस्त नहीं है, घर में सिर्फ पापा है इसके सिर्फ अब्बू है, इसके अब्बू के अलावा कोई नहीं है फैमिली में। तो एक घर में भी क्या होता है ना कि माँ का एक जो लाड़ प्यार मिलता है, एक जो वो भी उसे दुलार मिल नहीं। मिलता है, वो नहीं मिला उसे एक अच्छी परवरिश नहीं मिल पाई। बाप से जितना हो सका उसको दिया, लेकिन एक अकेलापन था जिंदगी में। उस अकेलेपन को भरने के लिए वो लोगों के पास जाता है, जब लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते
तो वो उन जुगाड़ों में घुसने लगता है कि मैं किस तरीके से इनको इम्प्रेस कर दूं। तो उसके लिए नई नई चीजें करने लगा कि स्कूल में जब था तो फॉर एग्जाम्पल किसी को बड़ा पेन का पसंद है तो कहीं से पेन चुरा लाया वो, कि देखो मेरे पास ये पेन है, आप मुझसे बात करो, यू नो। कुछ एक नहीं हम करते थे ना स्कूल में इस तरीके की हरकत। धीरे धीरे उन्होंने साइकिल चुराई होगी पहली बार शायद, फिर शायद पहली बार बाइक चुराई उसने कि अपने दोस्तों को राइड पे लेके जाऊंगा तो शायद ये मेरे अंदर इंटरेस्ट लेंगे। धीरे धीरे करते 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 उसको गाड़ी चुराने का शौक हो गया, और गाड़ी चुराने का जब शौक लगा तो गाड़ी चलाने का बहुत उसको। मेरी स्क्रिप्ट में पहली लाइन लिखी हुई थी, कबीर विद आइज ऑफ अ ड्रिफ्टर। ओके। ये एक्चुअली वन लाइनर था मेरे कैरेक्टर का, कि ये कैरेक्टर है कबीर। इससे समझो कि वो थोड़ा सा आर्टिस्टिक भी है। वो लकड़ी के गट्टों से उसको चूजे बनाने का बड़ा शौक है। जी। मेरा एंट्री सीन है कि वो चूजे बनाता है और लोगों को लोगों को तोहफे देना पसंद है। वो अपने लिए नहीं करता, उसके लोगों को देना पसंद है। मतलब लोगों को खुश करना उसको अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी है उसके अंदर। तो ये बहुत सारी चीजें थी कि उसको गाड़ियों का शौक है, इसका शौक है। करते 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 एक होता है ना कि इंसान, कई बार आप गलत नहीं होते, हालात गलत होते हैं। जी। तो वो जब हथौड़ा त्यागी और चाकू जैसे लोगों की कंपनी में जब पहुंचता है तो शायद उस वक्त वो गलत नहीं था, उसके हालात गलत थे। तो एक अलग सिचुएशन में पहुंच गया गलती से। तो ये इस तरीके का थोड़ा सा कबीर का। बाकी का आगे तो आपने सीरीज में देखा है, जिन्होंने नहीं देखा वो देखो प्लीज, मैं नहीं बताऊंगा। एक्चुअली ये ओटीटी वाले प्रोग्राम का ये इतना टेंशन आ जाता है ना कि आप बात करोगे तो लोग बोलेंगे कि अरे भाई तू स्पॉइलर क्यों दे रहा है यहाँ पे। बता दिया हाँ, एक्चुअली दिक्कत है। फिर हम इंटरव्यू में करेंगे अंताक्षरी खेलने। इसके लिए दिक्कत हो जाती है कि मतलब जब भी आप कोई एक्टर के साथ इंटरव्यू करते हो जो ओटीटी के वजह से जिनका सारा वहीं से है, तो उनके साथ ये थोड़ा हो जाता है कि यार अगर किसी ने देखा नहीं होता, क्योंकि ये जो शोज है बहुत बार क्या होता है ना कि सीक्रेट गेम्स चलो के अभी जैसे कि आपका मिर्जापुर हो गया, अभी मिर्जापुर तो होके अभी बहुत मतलब 1 साल के ऊपर हो गया। अभी अगर कोई मिर्जापुर के बारे में बात करे और उसने ना देखा हो तो समझो कि वहां पे जाके ये प्रॉब्लम हो सकती है कि अरे यार तुमने स्पॉइलर दे दिया। और वेब शो का ऐसा है ना कि अगर आपने आखिरी एपिसोड के बारे में बात कर दी तो वो किसी का मजा खराब हो सकता है सारा का सारा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे को वेब सीरीज इसीलिए बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लास्ट एपिसोड जैसे कि आपने कहा वो तो होता ही एक बड़ा क्लाइमैक्स होता है, लेकिन यहाँ पे आपको ना हर एपिसोड को आगे बढ़ाने के लिए ताकि वो होता है लुक फॉरवर्ड टू फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, उसके लिए जो हर एपिसोड का एंडिंग होता है ना आसिफ, वहीं पे हमें मतलब ऐसा लगता है कि अरे यार नहीं अभी तो देखना ही पड़ेगा। हाँ, तो मतलब बेसिकली अगर अपन आसान शब्दों में कहें तो अमेज़न की हर सीरीज में 9 क्लाइमेक्स होते हैं एक्चुअली, एक क्लाइमेक्स नहीं होता है। कि आपने हर एपिसोड का क्लाइमेक्स देखना है और वो क्लाइमेक्स ऐसा होगा कि वो आपको मजबूर कर देगा अगले एपिसोड पे जाने के लिए। और जब आखिरी एपिसोड खत्म होता है तो लोगों का फिर मुझे एक ही मैसेज आता है। पहले मुझे लोगों का मैसेज आता था कि मिर्जापुर 2 कब आएगा, फिर आने लगा कि जमतारा 2 कब आएगा, फिर आने लगा पंचायत 2 कब आएगा। अभी 4 दिन से लोगों ने मुझे गाली देना शुरू कर दी कि पता लोग 2 कब आएगा। तो मैं इन मैसेज खैर अच्छा भी लगता है बड़ा कि लोग प्यार कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम तो ऐसा हो जाता है कि यार अब क्या करूं, मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, इन सब सवाल जो आपने पूछे, ये जो 4 शोज के जो आपको लोग पूछते रहते हैं पार्ट 2 कब आ रहा है, पार्ट 2 कब आ रहा है, इसमें सही सही बताना आसिफ एकदम ईमानदारी के साथ कि इसका कितना जवाब आपके पास होगा। यार मैं बहुत ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं ना तो जैसे कि कुछ शोज ऐसे होते हैं जिनका सीजन 2 का मैंने शूट कर लिया, या कुछ शोज ऐसे होंगे जिनका शूट चल रहा है। आपको ये चीज कभी भी मालूम नहीं होती कि वो शो रिलीज कब होगा। लाइक मिर्जापुर 2 मैंने शूट किया बहुत टाइम हो गया मुझे। मिर्जापुर 2 का शूट कर रहा मुझे बहुत टाइम हो गया। मैंने पोस्ट भी किया था, वो सबने पोस्ट किया, वो बहुत नॉर्मल सी चीज थी। हमारा रैप अप वगैरह जब हुआ तो मैंने पोस्ट किया। अब तब से मैसेज आना शुरू हुआ। लोगों को क्या लगता है ना कि अभी कल शूट खत्म हो यानी कि 4 दिन में रिलीज हो जाएगा। उनको ये नहीं पता कि शूट खत्म होने के बाद बेचारे हमारे जो टेक्नीशियंस हैं उनका काम बहुत सारा काम होता है। एक्टर का काम सिर्फ इतना सा है कि वो आया, अपने कैमरा पे अपना काम किया, चला गया अपने घर। उसके बाद ढेरों काम होते हैं, फिर पब्लिसिटी होती है, फिर बहुत सारी चीज होती है। तो रिलीज करने में बहुत टाइम जाता है एक्चुअली। जी 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 जी। अच्छा, तो लोगों को इस चीज से रूबरू नहीं है, एडिटिंग वगैरह से लोग रूबरू अभी तक हुए नहीं है। जो जिसको हम एक्चुअली पोस्ट प्रोडक्शन कहते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन कहते हैं, करेक्ट। जी जी। तो ये जो अभी जो सीरीज जिसकी वजह से आप सबसे ज्यादा चर्चे में हो, विच इज पाताल लोक, तो पाताल लोक की शूटिंग खत्म कब हुई थी? पाताल लोक की शूटिंग एक्चुअली मैंने 2 शो की शूटिंग साथ में की थी। पाताल लोक और पंचायत दोनों मैंने साथ में किए थे। अच्छा, साइमल्टेनियसली मेरा शूट चल रहा था। और ये शूट मेरा शुरू हुआ था पाताल लोक का 14 मार्च को। मुझे इसलिए याद है क्योंकि 13 मार्च को मेरा बर्थडे होता है। 13 मार्च को मेरा बर्थडे था। 14 मार्च को इसका शूट शुरू हुआ था। मार्च, अप्रैल, मई में शायद हमने इसका शूट खत्म किया था। तब आप मई से आप देख लीजिए कितना 2019 मई में शूट खत्म हुआ था। साल लग गए पोस्ट प्रोडक्शन के लिए।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाप रे। ये तो अच्छा आसिफ, अभी आपके कैरेक्टर्स होते हैं, मुझे बताइए, ये आप जैसे कि आपने कहा कि एक्टर्स का काम बहुत ही कम होता है अगर एक तरीके से देखा जाए तो, वो आते हैं अपना जी टेक करके निकल जाते हैं। इसमें एक पार्ट होता है हेयर एंड मेकअप का। आपने जो इतने जी। कैरेक्टर्स किए, इसमें आपका कितना मेकअप रहता मेकअप मेरा यार, मेरे साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट क्या रहा है ना, कि मेरे कैरेक्टर आप जितने भी देखोगे बहुत ही देसी, और जैसा मैं हूँ इसी है? के जी। आसपास के लुक वाइज मैं बात कर रहा हूँ, बहुत आसपास ही होते हैं। मैं राइट। मेरे को आपने किसी भी कैरेक्टर में ऐसा नहीं देखा होगा कि मेरे फादर की 4 मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और मैं सूट बूट में एकदम ये वाले बात नहीं। मेरे कैरेक्टर होते हैं अर्धी कैरेक्टर होते हैं, बहुत ही जो छोटे गांव से बिलोंग करते हैं, चाहे वो जी। दूल्हा ले लो आप, चाहे जामताड़ा ले लो, मिर्जापुर ले लो, या पाताल लोग ले लो। तो जी। मुझे मेकअप का ज्यादा लोचा है नहीं। हम्म। मेकअप करवाना शुरू में बड़ा अच्छा लगता था, जब नया नया एक्टिंग का काम शुरू किया था, अरे हाँ, मेकअप होता है, 4 लोग आते हैं, एक बाल बना रहा चार है, लोग ये आते कर हैं, रहा है। अपनी एक वैनिटी होती है। एक्चुअली उसके बाद क्या होता है ना, कि जब आप रेगुलर जब आप शूट करने लगते हो, और जब आप कैरेक्टर में भी आप फोकस कर रहे हो, किसी चीज में टेक चल रहा है, और बीच में जब आपके आपके कोई टचअप करता है ना, तो वो इतना ज्यादा, हालांकि वो उनका काम है, बट वो इतना डिस्टर्बिंग होता है एज एन एक्टर मेरे लिए। तो मैं उस मामले में बहुत ही लकी रहा हूँ कि मेरे को ज्यादा टचअप वचअप की जरूरत नहीं पड़ती। अपन ये सुंदरता है अपनी, जैसी भी है। यहाँ पे कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। यहाँ पे जी। सुतिमा थी, वो बोल रही है कि माई सिस्टर वॉज सो सैड फॉर योर ओ माय गॉड। थैंक यू सिद्धिमा, थैंक यू सो मच। एंड ये एक सवाल है, भाई मिर्जापुर कब आ रही है पार्ट 2? फिर ये एक और मिर्जापुर सवाल। पार्ट 2 की यार, भाई जो भी मिर्जापुर 2 के लिए जो भी सवाल है, उनको एक चीज बता दूं मैं, कि प्लीज ये जैसे ही हमारा लाइव खत्म हो, इसके बाद अमेजोन प्राइम के इंस्टाग्राम पे जाइए आप, और वहां पे आपको सरप्राइज मिल जाएगा मिर्जापुर 2 के जितने भी फैंस हैं। तो वहां जाके प्लीज चेक कीजिए, उनकी पोस्ट चेक कीजिए। ओके। भाई एक बात बताओ, पाताल लोक में आपका काम तो अच्छा था, लेकिन मैंने देखा करने को बहुत कुछ नहीं मिला आपको, और हम्म। बेवजह नंगा भी कर दिया गया था। देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। आप क्या कहेंगे इस बारे यार एक्चुअली क्या होता है ना, देखो कि ऑडियंस, हालांकि आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, ये आपका प्यार है जो आप कह रहे हो। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि हर किरदार की जितनी जरूरत होती है कहानी के हिसाब से, उसको उतना ही दिखाया जाएगा। अननेसेसरी किसी भी कैरेक्टर को हद से ज्यादा दिखाना, अगर आपको शो अच्छा लगा है ना, तो ये मेरे लिए बड़ी जीत है, बजाय इसके कि आपको मेरा कैरेक्टर अच्छा लगे। में? मेरा कैरेक्टर अच्छा लगना इज नॉट इम्पोर्टेंट, शो का अच्छा लगना और शो हिट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वैसी वाली बात है, जब क्रिकेट में हमारी टीम जाती है खेलने, तो हाँ, धोनी शतक मारेगा या नहीं मारेगा इससे कोई मतलब नहीं है, इंडिया इंडिया वर्ल्ड जीतना कप लेके आना चाहिए। बिल्कुल। इंडिया जीतना चाहिए, वो हमारे, और धोनी ने इसमें मारे, अगले में मार देगा। फिर तो अगली कोई सीरीज आएगी जिसमें तुम्हारा भाई ज्यादा दिख जाएगा। ये सीरीज अच्छी लगी ना आपको? और नंगा करने का ऐसा यार, कि उस कैरेक्टर जो है कबीर एम का, जो कैरेक्टर उस वक्त उस जैसे बंदे से बात निकलवाने का एक वो तरीका था पुलिस वाले का, जो कि काम कर गया एक्चुअली। आप ये देखिए राइट। कि पूरा केस जो सॉल्व होता है, अगर कबीर अहम अगर उस वक्त अपना बयान नहीं देगा तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल नहीं। वो आगे जिन जिन बंदों तक जो लीड्स उनको मिली है, वो एक्चुअली उसकी शुरुआत कबीर अहम से होती है। और ये राइट। हाथीराम का दिमाग होता है कि उसको पता है कि चारों में से सबसे सॉफ्ट टारगेट कौन है, किसको मैं पकड़ूं, राइट। कहाँ से मुझे लीड मिलेगी। तो उस जी। लिहाज से मुझे लगता है कि मेरा कैरेक्टर जितना लिखा, जैसा भी लिखा, मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ सुदीप सर का और बाकी राइटर्स का, कि उन्होंने जितना भी लिखा। मैं, और मुझे सबसे बड़ी बात है यार, कि पाताल लोक को जिस तरीके का प्यार लोग दे रहे हैं, कि आने वाले टाइम में इसके बारे में जब बात होगी तो मुझे ये रिग्रेट नहीं होगा कि मैं इतने बड़े शो का पार्ट नहीं था। मैं बहुत जी। खुशकिस्मत हूँ कि मैं ये कह पाऊंगा फखर से कि मैं ऐसे एक शो का पार्ट था। बिल्कुल। तो ये कि इतना मार आपने काफी है जो यार। खाई, ये जो मार आपने जी खाई थी, सही में खाई थी आपने, कि ये थोड़ा ऊपर ऊपर से हाथ पैर चल गया लोगों के? भाई, इसके पीछे तो ऐसी कहानी है कि जब जिस दिन ये शूट कर रहे थे, तो जयदीप भाई बहुत कमाल के एक्टर हैं, और वो हाँ। एफटीआई से हैं, तो हाँ। उनकी टेक्निकलिटी बहुत स्ट्रांग है। उनके पास जी। हर चीज का सब्स्टिट्यूट रहता है उनके पास। तो उन्होंने मुझे बोला कि बाबू, मैं तेरे यहाँ से हाथ निकालूंगा, तू रिएक्शन ले बार बार। मैं तेरा हाथ निकालूंगा, तुझे लग जाएगी वरना। मैंने कहा दादा यार, मेरा वाला जो फ्रंट, जब मेरे पे कैमरा लगेगा आप उसमें मारो, आप मुझे रिएक्शन नहीं आ रहा। तो मुझे चाटा जब पड़ता है ना, वो चाटा पड़ने का जो इफेक्ट है, वो रियल होता है यार। तो मैंने बोला आप मारिए। तो जयदीप भाई का हाथ इतना बड़ा हाथ है, मतलब मेरे फेस से बड़ा हाथ है उनका। ठीक है। तो मेरा पहला डायलॉग वहां पे आता है कि वो, मैं कहता हूँ कि साहब मुझे कुछ नहीं पता, माँ की कसम साहब मुझे कुछ नहीं पता, इतना डायलॉग था। उन्होंने पहला झापड़ मेरे को मारा, ऐसा करके मैंने देखा, और मैं 10 सेकंड के लिए ब्लैंक। मैं डायलॉग भूल गया अपने सारे, एक चांटे में सारे डायलॉग में भूल गया। ठीक है। तो वो हंसने लगे टेक में, कि साले खुद कह रहा मार, कि जब मार रहा हूँ तो फिर डायलॉग भूल रहा। हमने कहा नहीं दादा आप मारिए, हम करेंगे जैसे जैसे करके ट्राई करेंगे। उन्होंने कहा मैं धीरे मारूंगा, मैं हाँ। लैंडिंग थोड़ी धीरे करूंगा, हाथ फास्ट लेके आऊंगा, और
धीरे से लैंड करूंगा तो तेरे को इफेक्ट भी मिलेगा, बट हर्ट भी नहीं होगा ज्यादा। मैंने कहा, पर उन्होंने कहा तू गर्दन से अच्छे से वो ले, रिएक्शन ले। तो गर्दन से जब ये करके मैं बार बार रिएक्शन ले रहा था, और कुछ वो ना कि रिहर्सल कर रहे हो आप, फिर टेक हो रहा है इधर का एंगल, ये करते 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 जब वहां तो पता नहीं लगा, गरम गरम खून होता ना उस वक्त, जब टेक ओके हुआ तब पता लगा कि मेरी गर्दन पीछे से सूज गई है। अरे रे रे, कितने यहाँ पे take किए? swelling- यार उसके टेक तो बहुत ही ज्यादा नहीं हुए थे, वही होंगे मतलब टोटल। एक्चुअली क्या होता है ना, शूट एक ही सीन बहुत सारे एंगल से शूट होता है, जी 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 जी। तो आपको रिपीट करनी पड़ती चीज। तो फिर भी हमने किया होगा 10-15 बार तो कम से कम किया होगा। पूरा एक दिन में हमने वो एक सीन शूट किया था, अरे बाप तो रे। वो था। और उसके बाद फिर क्या था कि 2 कांस्टेबल होते हैं साथ में। मैंने उनको कहा कि मैंने कहा जब मुझे उठाते हैं, जब मुझे मेरी अंडी निकालने के लिए जब उठाते हैं, मैंने उनको कहा, मैंने कहा दादा आप ना फुल पावर लगा के आप उठाइए, वरना मेरा रिएक्शन नहीं आएगा, मुझे रिएक्शन एकदम ओरिजिनल चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है उठाते हैं। तो उन्होंने अंगूठी पहनी हुई थी अपनी बीवी की, वो शादी वाली। उन्होंने ऐसे करके उठाया, तो मैंने ऐसे किया तो यहाँ छिल गया यहाँ यहाँ से छिल गया, यहाँ छिल गया, यहाँ लग रही, कमर पड़ रही। उस दिन तो मुझे बहुत पड़ी है यार, बहुत पड़ी है उस दिन मुझे। बट पड़ी भी तो क्या पड़ी है, मतलब वो सारा दर्द जो सहा है आपने, उसका रिजल्ट आपको बिल्कुल बिल्कुल। दीपक भाई हाय 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 हाय। दीपक कादरा कैसा है भाई? जी दीपक कादरा अपने अलग स्टार पावर में है आजकल, उनके बहुत सारे अलग शो स्वैग है भाई, उनका स्वैग का उनका लेवल मैच करना हर किसी के बस की बात नहीं है। सिद्धार्थ आसिफ खान आ जाए तो उनका स्वैग का लेवल मैच नहीं कर सकते। कह रहे हैं बिग फैन, मॉडेस्ट है बहुत ज्यादा। हाँ हाँ बिल्कुल, दीपक कादरा को मैं तो बहुत समय से जानता हूँ। तो आसिफ आगे बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी और अभिषेक बैनर्जी की दोस्ती काफी गहरी है। हथौड़ा त्यागी के साथ दोस्ती किस हिसाब से है आपकी, और वो असल में किस हिसाब के किस किस्म के इंसान है, और किस किस्म का माहौल रहता है उनके साथ साथ? यार एक्चुअली बॉम्बे में जब आया था तो मैंने अपनी जर्नी अभिषेक सर के साथ शुरू की थी। मेरे मेंटोर हैं वो, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। अभिषेक सर और अनमोल आहूजा सर हैं, ये दोनों मेरे मेंटोर हैं। उनकी कंपनी है कास्टिंग बे। तो जब मैंने करियर की जब शुरुआत की थी तो मैंने बॉम्बे में आके उनके साथ काम किया था एज एन एसोसिएट कास्टिंग डायरेक्टर। कुछ टाइम मैंने काम किया, ऑलमोस्ट जी। मैंने अपनी शुरुआत उसके साथ की थी, कास्टिंग के साथ शुरुआत की थी। आने के बाद थोड़े टाइम बाद, बिकॉज उसका मेरे साथ ये था कि जब मैं बॉम्बे आया था तो मेरे पास सर्वाइवल नहीं था बिल्कुल भी। तो मुझे एक जॉब चाहिए था ऐसा कि जो मुझे एक्टिंग के पास भी रखे, प्लस मुझे थोड़ा इनकम भी हो जाए कि मैं अपनी बाकी सारी चीजें मैनेज कर पाऊँ। तो मैंने कास्टिंग में ज्वाइन किया, फिर उनके साथ मैंने 1.5 साल के आसपास काम किया। वहीं से फिर मुझे मेरा पहला ब्रेक मिला मिर्जापुर, वो मुझे मिला। फिर उसके बाद ये हुआ कि मिर्जापुर का मोस्ट वांटेड आ गई है वो, तो मैं एक्टिंग में इतना बिजी हो गया कि फिर मैंने जॉब छोड़ दिया वहाँ पे। तो दोस्ती हमारी 2016 से है और बहुत क्लोज है यार हम दो, मतलब आपस में। फिर इससे पहले भी हम लोग एक और प्रोजेक्ट कर चुके हैं ह्यूमरसली, और टीवीएफ की एक सीरीज है, बिल्कुल बिल्कुल, वो हम लोगों ने साथ की थी। तो बहुत मतलब आज भी उनके साथ वैसा वाला है कि किसी भी चीज में अगर मैं फंस जाऊं या कोई चीज नहीं समझ में आती तो मेरा पहला कॉल बॉम्बे में अभिषेक सर को ही जाता है। तो वैसी वाली बॉन्डिंग है उनके साथ, मतलब तो बॉम्बे में आप कह सकते हो कि मेरे बॉम्बे वाली मम्मी है मेरी वो। किस किस्म के इंसान है वो? अगर उनको यार वो कंपेयर करे तो कैसे हथौड़ा त्यागी का एच भी नहीं है उनकी जिंदगी में रियल में। मजाक नहीं कर रहा मैं सीरियस ही बोल रहा हूँ। अगर किसी को इतनी भी चोट लग जाए तो वो ऐसे हो जाते हैं 2 मिनट में। अरे मतलब उन्होंने कैरेक्टर कैसे किया, मैं जब पहली बार जब रिलीज हुआ था उसके बाद मैंने उनको फोन किया तो हम यही बात कर रहे थे कि कैसे किया, क्योंकि वो रियल लाइफ में इतने ज्यादा सॉफ्ट हैं। वैसे हैं वो सख्त थोड़े से लाइफ में, मतलब एज एन बॉस अगर आप बात करो तो प्रोफेशनली हैं वो, जो चीजें जरूरी है बॉस वाली, लेकिन उनकी बेसिक पर्सनैलिटी में वो बहुत ही ज्यादा शांत सुलझे हुए इंसान जिस तरीके के होते हैं ना। कि आपको किसी भी तरीके की करियर गाइडेंस चाहिए, आपको ब्रेकअप हो गया है, आपको तबीयत खराब है, आपको कुछ भी हो रहा है, आपकी गाड़ी पकड़ ली पुलिस वाले ने, मेरा पहला फोन उनको जाता है इस तरीके से। तो वो बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही शांत इंसान है वो। ओके, यहाँ पे मतलब रियल लाइफ में कबीर है वो, आप ऐसा बोल सकते हो। वो लाइफ में कबीर है लेकिन प्ले कर रहे हैं हथौड़ा त्यागी। ओके। ये नेपाल से आपकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है आसिफ, यहाँ पे नेपाल से बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं नेपाल, मेरे दोस्त हाय 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 सबको हाय 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 हाय। तो आसिफ, ये जो जितने एक्टर्स थे यहाँ पे, जो आपके साथ और 2 जन भी थे, एक तो चीनी, ये चीनी का जो कैरेक्टर था उनके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि हमने उनको पहले कभी नहीं देखा, राइट? और उनका भी जो कैरेक्टर था उसका भी एक बहुत डीप इम्पैक्ट रहा था लोगों के ऊपर। एंड वो किस इंसान है, वो है कौन एग्जैक्टली? एक बार आप अगर दर्शकों को बता पाएगा। जिन्होंने चीनी प्ले किया उनके बारे में बताता हूँ। इनका पूरा जो क्रेडिट जाता है वो जाता है कास्टिंग टीम को। और हमारी कास्टिंग टीम में एक बहुत ही खतरनाक धुरंधर औरत है, उनका नाम है निकिता अरोड़ा।
उनको आपने इसमें पाताल लोक में भी देखा है, मंजू का कैरेक्टर फीमेल कांस्टेबल। ओ, वो जो रिश्वत, जो केक लेती है रिश्वत में। जी जी जी, बहुत तो बढ़िया। वो पूरा पैन इंडिया घूमी है इस चीज के लिए। Right. और क्योंकि सुदीप सर की तरफ से ब्रीफ ये था उन लोगों की, हर चीज उनको ऑथेंटिक चाहिए। जैसे कि चाकू की अगर आप बात करें, चाकू को पंजाब से लाए, चंडीगढ़ से हैं चाकू, तो ये जो है चीनी जो है इनको मणिपुर से ढूंढ के लाए। और चीनी से जब हमारी बातचीत होना शुरू हुई, जब पहली बार जब हम मिले थे वर्कशॉप में, तो शशि भाई ने एक एक्सरसाइज दी थी हमें कि मुझे और चीनी को आमने सामने खड़ा कर दिया, बोला कि एक दूसरे को देखो फॉर 5 मिनट, एक एक चीज देखो और डिस्क्राइब करो कि ये इंसान कैसा है। नॉट कबीर और नॉट चीनी, आसिफ एंड मैरी, ये दोनों कैसे हैं। ये दोनों कैसे हैं। तो उनका रियल नाम है हेंथॉय, हेंथॉय उनका रियल नाम है, हेंथॉय, हेंथॉय रोनाल्डो सिंह नाम है उनका। तो ये हेंथॉय और आसिफ, ये दोनों कैसे इंसान है। तो वो ऐसे बोलने लगी और वो अपनी लैंग्वेज में कुछ कुछ बोलने लगी जो मुझे नहीं आती। तो मेरा ऐसे दिमाग खराब, मैंने कहा कि ये चीनी भी लग रही है। हाँ, मैंने कहा इसको हिंदी का एच नहीं आता। मैंने कहा हाँ ये सीखेगी। तो उस लड़की ने आके और पूरा, और एंड शी इज रियल ट्रांसजेंडर बाय द वे, रियल ट्रांसजेंडर है वो। और वो उन्होंने आकर के यहाँ पे पूरा हिंदी सीखी है सिर्फ इस कैरेक्टर के लिए। उनको हाय बोलना नहीं आता था हिंदी में डे 1 पे, और आज आप उनसे अगर बात करो, उनको पंजाबी आती है अभी। वो अभी पंजाबी सीख रही है, उनको हिंदी तो खैर माशाल्लाह बहुत अच्छी आ गई। अच्छा, तो ये था, उनके साथ भी बड़ा मजा आया काम करके, और बहुत अलग सोल है वो, एकदम डिफरेंट। राइट राइट राइट। यहाँ पे आपके बहुत सारे आई थिंक मीम पेजेस वाले भी है जो मीम्स बनाते हैं, मीमर्स है, वो आपको बहुत बोल रहे हैं यहाँ पे। वो आई थिंक वो भी आपके बहुत बड़े फैन थे। वो बोल रहे हैं कि भाई आपके लिए मीम बनाइए, आप प्लीज जाके मेरे मीम। अरे मेरे भाइयों, आपको तो बहुत बहुत प्यार यार, बहुत सारा मैं देखता हूँ सारे मीम्स। जो गजब खराब व्यवस्था है तुमने जो मचाया है ना उसमें, कमाल है यार सीरियसली। मतलब अच्छी बात ये है कि आप मीमर्स को भी इतने अच्छे से पॉजिटिव तरीके से रिप्लाई करते हो, नहीं तो लोग हैं कि यार मुझे बड़ा मजा आता है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ओटीटी का पता है क्या है। ओटीटी में ये होता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे फिल्मों में ये होता है ना कि फिल्मों के आप हर शहर जगह जो पोस्टर लगाते हो, जिसके थ्रू लोगों को पता लगता है कि सलमान खान की पिक्चर आ रही है, शाहरुख खान की पिक्चर आ रही है। ओटीटी में आप कितना भी प्रमोशन कर लो, जब तक कि मीमर आपकी जब तक आपको मीमर आपको नहीं देंगे तवज्जो, आपकी सीरीज पब्लिसिटी नहीं हो सकती उसकी प्रॉपर तरीके से। वो घर घर जब पहुंचती है ना कोई सीरीज, वो तभी पहुंचेगी जब तक मीमर उसको तवज्जो देना शुरू करेंगे, जब तक उसे मीम बनेंगे। चलो हैरी भाई, थैंक यू सो मच। देसी हैरी एडिट्स नाम है इनका, और ये बार बार मैसेज करे जा रहे थे, इनको तो एक हेलो बोलना ही चाहिए आपको। हाय हैरी भाई, हाय, कैसे हैं आप। तो इन्होंने अभी एक और मीम तुरंत बना दिया है आपके बातचीत के ऊपर, अभी उन्होंने पोस्ट कर दिया। पाताल लोक बनाओ भाई, भर भर के बनाओ। मैं सब देखता हूँ यार, मीम सारे देखता हूँ जब भी टाइम मिलता है मुझे। जी जी जी। तो एक और जो कैरेक्टर था वो है तोप सिंह का। तो तोप सिंह के बारे में आप क्या कहोगे। वह चारों में, क्योंकि अभिषेक सर से तो ऑलरेडी पहले दोस्ती थी, उसके बाद अगर कोई मेरा बहुत ज्यादा क्लोज, मेरा बहुत जिगरी दोस्त अगर कोई बना है तो वो जगजीत है। जगजीत नाम है उनका, जगजीत संधू। और ये भाई पंजाब का स्टार है, बहुत बड़ा स्टार है। अगर आप पंजाब में आप उनके इंस्टाग्राम अगर जाके देखेंगे, आपको तसल्ली हो जाएगी, आपको फिर उसका पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब उस आदमी के लिए सेल्फी लेने के लिए लाइन लगती है गाँव में। ओके। उनका ये आलम है वहाँ पे। और जब वो आया था फर्स्ट में तो मुझे ज्यादा पता नहीं था, मुझे बस ये बताया गया था कि बहुत अलग एक्टर है ये वो। और वो बंदा इतना डाउन टू अर्थ बंदा है वो, और मैं हमेशा हम ज्यादा क्लोज इसलिए होते थे कि हमें बड़ी वाले जो वैनिटी का जो बड़ा वाला जो होता है डोर होता है, वो हम दोनों को दिया जाता था। हम लोग एक वैनिटी में एक साथ बैठते थे, मस्तियां करते थे रोज। उसको वीडियोस बनाने का बड़ा शौक था, वीटीएस वीडियो, कि उस पिक्चर का सीन शूट करते हैं, चल कभी खुशी कभी गम का सीन शूट करते हैं, आज सेक्रेट गेम का शूट करते हैं, आज उसका करते हैं डीडीएलजे का। तो ये सब मस्तियां बहुत करते थे हम लोग। और तो इन लोगों से लेकिन मैंने क्या सीखा है कि चाकू है, अभिषेक सर हैं, जयदीप भाई हैं, अभी ये लोग मस्ती कर रहे हैं, एकदम किसी भी तरीके की मस्ती कर रहे हैं। डायरेक्टर उधर से बोला कि शॉट रेडी है, विद इन सेकंड ये लोग कैसे अपने कैरेक्टर में घुस जाते हैं फटाफट। वो एज एन एक्टर मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरे जो भी को एक्टर है उनसे मैं कुछ नई चीज लेके जाऊँ घर पे। ये चीज मैंने देखी जयदीप भाई में, चाकू में, अभिषेक सर में तो खैर पहले से है ही, वो तो गॉड गिफ्ट टैलेंट है उनके पास। तो ये सब चीज मैंने बड़ी सीखी है इन लोगों को। बहुत बढ़िया। अच्छा आसिफ, एक बात बताइए, ये एक और सवाल आ रहा है कि अभी आपकी अगली जो वेब सीरीज है वो कौन सी आने वाली है, अगली बार हम आपको कहाँ देख सकते हैं, तो उनको क्या कहना है। मेरी अगली वेब सीरीज
है मिर्जापुर 2। हाय निकिता, निकिता हमारे साथ ऑनलाइन है, जिन्होंने कास्टिंग की है पाताल लोक की। जितने भी निकिता लोग मैं हैं आपका प्लीज इंटरव्यू निकिता करना चाहता को हूँ, निकिता मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ एंड आई हैव रियली लव्ड योर एक्टिंग निकिता। आसिफ सॉरी मैं उनको ये कहना चाहता हूँ अभी, मतलब बिल्कुल आपकी कहिए, एक्टिंग प्लीज बहुत कहिए। बहुत अच्छी है। जिस तरह से आप गाली देके उससे पूछते हुए ये डॉलर कहाँ से है तेरे पास आई थिंक उसमें जो फील थी वो फील बहुत अच्छे से लोगों को आएगी वहां पे। एंड आप जिस तरीके से वो केक की पेस्ट्री की रिश्वत लेते हो, आई थिंक वो जो एक छोटा सा कैरेक्टर था आपका फिर भी यू नो जो लोगों के दिल को छू गया है वो, यू नो आई थिंक इट्स अ बिल्कुल फैंटास्टिक। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। राइट, सो जी। कमिंग बैक टू आसिफ, तो आपके अगले जो शोज है उसके बारे में कुछ बता दीजिए। मेरे अगले 2 प्रोजेक्ट है, जिनमें से वेब सीरीज एक है मिर्जापुर 2, जिसकी मुझे रिलीज डेट नहीं मालूम है, और मेरी फिल्म है एक पगलैट नाम है फिल्म का, बालाजी मोशन पिक्चर की ये फिल्म है। जी साने मल्होत्रा है इसमें मेन प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर में, और मैं एक सपोर्टिंग कैरेक्टर इसमें प्ले कर रहा हूँ। तो ये 2 प्रोजेक्ट फिलहाल है मेरे पास। कुछ है जो कि अभी लॉकडाउन का इंतजार कर रहे हैं कि लॉकडाउन खुल जाए तो उसके बाद शूट, मतलब कुछ एक नया आने वाला है बहुत जल्दी, बहुत जबरदस्त, जिसका मतलब मजा आएगा लोगों को बहुत। राइट बट मैं राइट, नाम बताऊंगा जब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद। ओके, आप तो ये बता दीजिएगा। तो आसिफ अभी लॉकडाउन में जी। आप कर क्या रहे हो, मतलब अभी तो यू नो मतलब आई एम श्योर कि जब लॉकडाउन नहीं था आपकी इतनी शूटिंग्स चल रही थी, यहाँ वहाँ आप कुछ ना कुछ करे जा रहे थे। अब लॉकडाउन में जी एक एक्टर यू नो एज एन एक्टर हो या यू नो एज एज आसिफ आप कर क्या रहे हो? यार मेरे साथ एक चीज, बहुत अच्छी चीज क्या हुई ना कि लॉकडाउन जैसे जब शुरू हुआ नया नया, तो जी हम सबको थोड़ा, हमको ऐसा लगा था हम बिग बॉस के घर में आ गए ना। नया नया हाँ लूडो शुरू हो गया था, और हाँ हाँ लोग गेम खेलने लगे हैं और ग्रुप्स बन गए, ये हो गया। तो जी शुरू के 10 दिन तो उसमें निकाले। फिर उसके बाद ये था कि मेरी भाभी जान की डिलीवरी थी। April 1 को मेरी भतीजी पैदा हुई है घर में, हमारे एक तो नया अभी मेंबर आया हमारी फैमिली में। चाचा हाँ, चाचा की ड्यूटी निभा रहे हो? चा, चाचा बन गया मैं पहला। तो उसके फिर उसके बाद कुछ दिन उसके साथ मेरे गुजर गए बड़े अच्छे से। और वो हुई थी April 1 को, और April 3 को पंचायत रिलीज हो गई। जी जी तो जी जी पंचायत रिलीज होने के बाद फिर इतना ज्यादा रेस्पॉन्स आने लग गया, फिर उसके बाद वही सारे जो थोड़ा इंटरव्यूज और ये वो लोगों का मैसेजेस कॉल्स आने लगे। इसमें फिर कुछ कुछ वक्त बीतने लगा, फिर उसके बाद पाताल लोक रिलीज हो गया। तो जी अभी ज्यादातर मेरा टाइम निकलता है अभी फिलहाल कुछ दिनों से, काफी सारे लाइव हो गए, इंटरव्यूज हो गए, ये वो। और जब टाइम मिलता है इसके अलावा तो मैं थोड़ा देखता हूँ फिर कुछ कुछ अमेजोन नेटफ्लिक्स, कुछ बुक्स पढ़ लेता हूँ कभी कभी, या अपने ही राइट। कोई कुछ देख लेता हूँ पुराना कि हाँ भाई ये गंदा किया हुआ था, इसको कैसे सही कर सकते हैं। तो ये इसी तरीके से टाइम निकाल लेता हूँ। बाकी तो आप मोस्टली मेरा टाइम जाता है अम्मी के साथ मेरा। जी अम्मी के बहुत मतलब चाहिए, तो आप ममाज बॉय हो आप एक तरीके से। यार मैं बहुत ज्यादा हूँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरा पिछले 12 साल से, मेरे फादर की डेथ को ऑलमोस्ट 12 साल हो गए। ओके तो तब से मेरी मम्मी ने मुझे एकदम, मेरे मम्मी और पापा दोनों वही हैं, मेरा सारा ख्याल रखना, मेरी हर चीज का ध्यान रखना वही करती हैं हमेशा से। जी तो उनका मैं मतलब लाडला भी छोटा वर्ड है, लाडले से भी ऊपर अगर कुछ होता है तो मैं वो हूँ उनका। जी जी जी। यहाँ पे एक सवाल आ रहा है आपके लिए अभिषेक मिश्रा का, लेकिन उनके सवाल से जी पहले मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि आप जब इनिशियली एक्टिंग करना चाहते थे, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो लुक्स है वो बहुत अनकन्वेंशनल है, जो हमने पहले ही बात जी कर लिया है। जी जी पहले के जमाने में ऑब्वियसली आई थिंक ऐसा लुक होता था तो शायद ही लोग रोल्स ना देते थे। तो उस समय जब करेक्ट। आपने अपने घर पे बताया कि मुझे एक्टिंग करनी है या मुझे एक्टर बनना है, तब आपके घर वालों ने जी किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया था इस चीज को? यार मेरे साथ ये था कि मैंने घर वालों को बहुत लेट बताया। घर वालों को बताने से पहले मैंने ना अपने ही शहर में, मैंने बहुत सारे, मैं पहले इंटरव्यूज में बोल चुका हूँ कि मैंने पहले स्टैंड अप कॉमेडी शुरू किया था अपने यहाँ पे, जी मेरे अपने लोकल शहर में। तो मैं बहुत छोटे छोटे से कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया करता था, डांस कंपटीशन और स्टैंड अप कॉमेडी और ये सब मैं किया करता था। तो मेरे घर वालों को ये पता था कि हाँ हमारा बच्चा इंटरेस्टेड है इन सारी चीजों में। लेकिन जब 2010 में जब मैंने पहली बार बताया था मेरे घर मम्मी को, मैंने बताया मैंने मुझे बॉम्बे जाना है फाइनली, तो उनका वैसा वाला रिएक्शन था कि बच्चे कहते हैं ना कि वो PS2 दिलवा दो। मम्मी कह के हाँ अभी दिवाली पे दिलाएंगे, दिवाली पे दिलाते हैं कि दिवाली तक चुप हो जाएगा। तो वो वैसे कर दिया करते थे मुझे, हाँ हाँ देखते हैं, बताते हैं, देखते हैं। जी उनको ये नहीं था कि फाइनली एक्चुअली ये सीरियस कितना ज्यादा है इस चीज को। तो फाइनली फिर मैंने बहुत ज्यादा थोड़ा एफर्ट मार के मैंने अम्मी को कन्विंस किया। सबसे पहले मेरा ये था कि अगर अम्मी कन्विंस हो गई तो 75% काम हो गया अपना। बैटल जीत लिया। तो अम्मी को मैंने कहा था, मैंने अम्मी मुझे थोड़ा इतना टाइम चाहिए मुझे जाने के लिए, मुझे आपको ये टाइम देना पड़ेगा, इसमें अगर मैं नहीं होता हूँ तो उसके बाद आप जो बोलोगी वो मैं कर लूंगा। बिकॉज मेरे शहर में क्या ना एक रूल है बहुत छोटा सा। अब मेरा जो शहर है ये एशिया का सीमेंट हब माना जाता है, 12 से 13 सीमेंट फैक्ट्रीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कि अगर आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में तो आप IIT जाओगे, आप थोड़े कम अच्छे हो तो आप बीटेक करोगे, उससे थोड़ा जी कम अच्छे हो तो आपको पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करना पड़ेगा, ताकि आप किसी अच्छा की यहीं की सीमेंट फैक्ट्री में आपकी नौकरी लग जाए एज एन इंजीनियर। मतलब हमारे ऐसा है कि आप मोहल्ले में इंजीनियर चिल्लाओगे तो हर घर में से 4 4 निकल जाएंगे बाहर।
तो मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं वैसा कुछ कर लूँ, पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा कर लूँ, क्योंकि मैं इतना अच्छा नहीं था पढ़ने में कि बीटेक हो जाए मेरा। जी तो जी। मैंने उनको ये कहा था कि मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, अगर नहीं हो पाया तो फिर मैं आके दोबारा से ये कर लूंगा, लेकिन जरूरत ही नहीं राइट। पड़ी इसकी। जरूरत नहीं, चलो बहुत बढ़िया। तो मैं अभी जैसे कि आपसे कह रहा था कि अभिषेक थे यहाँ पे, और एक और अविन का सवाल आ गया यहाँ पे। तो ये जानना जी। चाहता है कि आपकी एक्टिंग इम्प्रूव करने के लिए एक इंसान क्या कर सकता है, और अगर आप इंडस्ट्री से नहीं हो तो इंडस्ट्री में आने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो अपकमिंग टैलेंट है उनको आप क्या करते पहले तो पहली चीज का दो सवाल है ना, बेसिकली मैं पहले का हैं? जवाब देता हूँ कि आप एक्टिंग को इम्प्रूव कैसे क्या करते हैं, जो भी उसकी एक बहुत ही इजी और बहुत ही छोटी सी, मैं हर बार बोलता हूँ, जहाँ पे भी मैं जाता हूँ मैं हर जगह बोलता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ना अपना 1.5 साल मैंने एक तरीके से वेस्ट किया। मैं बिना कुछ सीखे मैं 2010 में बॉम्बे चला गया था, 2010 पूरा और 11 आधा में रह के फिर मैं जयपुर गया थिएटर शुरू करने के लिए। तो ये मेरी गलती थी कि शायद आज मैं और बेहतर हो पाता अगर मैं वो 1.5 साल भी अगर मैं थिएटर में डालता तो, क्योंकि जी सीखना आप जितना ज्यादा सीखोगे, आपका एक दिन भी आपको कहीं ना कहीं ज्यादा आपको फायदा पहुंचा सकता है। तो जो भी लोग जाना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको सीखने के लिए किसी बड़े शहर जाना पड़े, ऐसी कोई वो नहीं है, कंपलसरी नहीं है। आप आजकल इंडिया में हर स्टेट के एटलीस्ट जो कैपिटल है उसमें थिएटर हो ही रहा है। जैसे कि यूपी में रहने वाले जितने भी लोग हैं, लखनऊ में बहुत बड़े लेवल पे थिएटर होता है, वहाँ पे भारतेंदु नाट्य अकेडमी है, बहुत सारे एक्टिंग इंस्टीट्यूट है। जो भोपाल में रहते हैं वहाँ पे एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा है, जो लोग दिल्ली में रहते हैं ऑफकोर्स उनके लिए तो एनएसडी है, पुणे रहने वाले लोगों के लिए एफटीआई है। इतने सारे एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। आप पहले अपने आप को थोड़ा एक थिएटर ग्रुप में डाल के थोड़ा साल 6 महीना 2 साल थोड़ा ट्रेन कीजिए, और जब तक आपकी ग्रेजुएशन हो जाए, आपको लगे कि अब मैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए काबिल हो गया हूँ, फिर आप एनएसडी जाइए, आप एफटीआई जाइए। मतलब बेसिक कहने का मतलब है कि आप सीखिए, पहले अपने आप को इस काबिल बनाइए कि जो रोज 10,000 लोग जो स्टेशन उतर रहे हैं बम्बई के, आप उस भीड़ का हिस्सा ना बने। आप थोड़े अलग अपने आप को, जो ना आप चमक रहे हैं जहाँ पे भी आप खड़े हो, तो वो आप उस तरीके से कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप घर पर भी हैं, जैसे कि अभी लॉकडाउन में आप हैं, तो आप रोज फिल्में देखिए, बुक पढ़िए, कोई मोनोलॉग आपको अच्छा लगा आप रिकॉर्ड कीजिए। जरूरी नहीं है आप उसको सोशल मीडिया पर, एक तो लोगों के दिमाग में ना ये फितूर भर गया, जो चीज बनाएंगे सोशल मीडिया पर डालेंगे पहले, और वहां पे 10 लोगों ने बोल दिया गुड 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 गुड, उन 10 लोगों को कितनी समझ ये नहीं मालूम। तो आपने सोच लिया मैं अच्छा एक्टर हो गया, चलो बम्बई चलते हैं। बहुत सारे लोग ने टिकटॉक पे वीडियो बना लिए 10, उनको लगता है कि अब मैं एक्टर बन गया। राइट। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं आपको होता वक्त देना पड़ेगा हर चीज को, तो आप उसको प्रॉपर एक वक्त दीजिए। जब आपको लगता है कि हाँ अब ये मैं मुकम्मल हो गई मेरी ट्रेनिंग, आप उसके बाद बॉम्बे का रुख कीजिए उसके बाद। तो पहली तो चीज ये हो गई। और दूसरी चीज आपने पूछा कि बॉलीवुड में आने के लिए क्या करें हम। है। जी अभी जो भी आप फिल्म देख रहे हैं ना, आप हर फिल्म में देखिए, हर एक प्राइमरी कैरेक्टर में, जैसे मैंने बहुत बड़ा एग्जांपल दिया चीनी का एग्जांपल। चीनी कहाँ पर थी? चीनी थी अपने घर पे, मणिपुर, जहाँ पे शायद, सॉरी टू से, बट इंडिया में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं कि मणिपुर कहाँ पर है ना। जो आप में सही वो है। टैलेंट है ना, तो आपको बॉम्बे ढूंढना आएगा आपके घर पे। आप बॉम्बे को ढूंढोगे नहीं, आपको बॉम्बे ढूंढना आएगा। तो इसी तरीके से अगर आप बॉम्बे आते भी हो, तो इतना इजी हो गया आजकल की जितनी भी जो कास्टिंग कंपनीज हैं, सबके इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, फेसबुक है, ईमेल है, बहुत। आपके मोबाइल में इतने अच्छे कैमरे हैं कि आपको फोटोग्राफी कराने की जरूरत नहीं है। अपने दो जी चार नॉर्मल आप फोटो खींचिए, अपना एक नॉर्मल से प्रोफाइल बनाइए, जितने भी कास्टिंग वाले जो इंस्टाग्राम पेजेस उनकी ईमेल आईडी लीजिए, अपने घर बैठे बैठे, चाहे आप कश्मीर में हो या आप राजस्थान में हो, अपना प्रोफाइल भेज दीजिए, अपने कुछ वीडियो लिंक्स उसके साथ आप ऐड कर दीजिए। वहां पे एक बंदा होता है हर कास्टिंग कंपनी में, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि वो मेल आने वाली चीजें जो है उनको चेक करता है कि जी। क्या यहाँ से कोई हिडन टैलेंट है जिसको हम कहीं यूज कर सकते हैं। राइट। क्योंकि आपने इंटरव्यू की शुरुआत में बोला था कि आपके जैसे नए लोगों को कैसे काम मिल रहा है, तो इसी तरीके से काम मिल रहा है कि वो मेल से या कहीं से जो छुपा हुआ टैलेंट आता है, कि राइट। उनको ही आजकल डायरेक्टर और ऑडियंस देखना चाहती है। जी जी। तो मूल बात ये इतनी लंबी चौड़ी दास्तान सुनाने की कि अगर आप में टैलेंट है तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है, आप बस अपने आप को ट्रेन करते रहिए। जी, और मेरा सवाल इसके लिए था आपसे, और मैंने सवाल इसके लिए लिए लोगों के इतने सारे यहाँ पे, क्योंकि आपकी जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज्यादा जेन्युइन है। आपका जो कैरेक्टर्स है वो, जी आपने जो पहले कहा था कि आप जेन्युइन चीजें करते हो, राइट। आप ऐसे मतलब बिल्कुल। बनावट लीपापोती करके आने वालों में से नहीं हो, क्योंकि आपको करेक्ट पता है कि आपके करेक्ट। कैरेक्टर्स क्या है, आपकी स्ट्रेंथ आपको पता है। तो आई थिंक इसकी जी वजह से जो है, जो आपका रियलिटी है वो पता चलता है लोगों का, एंड दैट्स द रीजन आई कनेक्टेड के आई थिंक मुझे जी आपको पूछना चाहिए, क्योंकि जो लोग एक उम्मीद के साथ आपको फॉलो करते हैं, लोग एक उम्मीद के साथ आपका इंटरव्यूज देख रहे हैं अभी यहाँ पे, तो जी होपफुली दे जी इंस्पायर्ड नाउ, ताकि वो भी एक आसिफ बन सके कभी ना कभी आगे चल जी जी के। जी तो आसिफ, मेरा आखिरी सवाल होगा ये आपसे कि अगर जी। आप एक्टर नहीं होते तो आप क्या होते, और एज आपकी हॉबीज क्या क्या है, ये जानना है।
यार एक्टर नहीं होता तो क्या होता, ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि ना मैं बहुत कम चलिए उम्र से मेरे दिमाग में आ गया था कि मुझे एक्टर बनना है। बहुत कम उम्र, मतलब मेरी ऑलमोस्ट, मैं 15 साल का था मैं, तब से मेरे दिमाग में था कि मुझे एक्टर बनना है, एक्टर बनना है, एक्टर बनना है। ये जी दिमाग में घुस गया था कहीं ना कहीं से। बट जब थोड़ी समझ जब आने लगी ना, थोड़ा सा मैं जब बड़ा हुआ, जब मैं जयपुर जब गया हूँ, जयपुर में मैं एक दिन एक पार्टी में गया और मैंने देखा कि बीच में एक बंदा डीजे बजा रहा है, गाने बजा राइट रहा है वो ओरिजिनल म्यूजिक, और पूरी पब्लिक दीवानी हो रही है। और मैं इतना कूल लगा मुझे, उसके कपड़े, उसकी गर्दन पे टैटू बना हुआ था, पहले कुछ आग वाग बना हुआ था, और कुछ तो उसने लाइट वाली अंगूठियां पहनी हुई, ये वो मेरी जिंदगी में मैंने पहली बार एक्चुअली किसी डीजे को देखा था लाइव। जी जी फिर मैं घर गया, मैंने देखा कि क्या क्या फेस्टिवल है, तो मुझे टुमारोलैंड के बारे में पता लगा, फिर मुझे सनबर्न और ये वो देखा। तब से जी मुझे कहीं ना कहीं वो डीजे वाला प्रोफेशन इतना वो होता है कि अंदर से, कि कभी इंशाल्लाह ऐसा मौका मिले कि किसी डीजे से अच्छी दोस्ती हुई, उसको बोलूंगा भाई एक बार अपनी ट्रेप वहां पे खड़ा होकर टेबल पे एक बार ये करवा दो मुझसे। तो शायद एक्टर नहीं होता तो शायद कभी शायद डीजे बन जाता। डीजे होते थे, डीजे आपसे भी नाम नहीं, वैसे डीजे लोग के बहुत अतरंगी नाम होता है, अगर आपको पता होगा तो। कभी ये तो सोचा ही हाँ, होगा आपने कि अगर मैं डीजे होता तो मेरा ये नाम होता था, क्या होता था वो नाम? मेरा नाम होता डीजे कबीर एमफिल। चलिए, और बहुत अच्छा लगा आसिफ आपसे बात करके। यहाँ पे ऑलरेडी लोगों के थैंक यू, मैसेजेस आ गए कि उनको इतना अच्छा लगा इंटरव्यू, सब बोल रहे हैं कि आप ये इंटरव्यू को सेव रखिएगा। तो बिल्कुल थैंक यू सो जैसे मच। अच्छा, जो भी लोग हैं, आई एम रियली सॉरी, बहुत सारे मैसेज में भाई के सवाल के जवाब के चक्कर में आप सबको मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। मैं बहुत माफी चाहता हूँ सबको। हाय हाय हाय, जो भी लोग, मैं दो चार नाम पढ़ भी लेता हूँ, पढ़ लूँ ना मैं जी, दो चार नाम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आसिफ रहमान हाय 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 हाय, ये कृष्णा वर्मा हाय, प्रतीक ओझा हाय, और अभी तोमर हाय, देव हाय, पॉल एडिटर हाय, मुस्तफा हाय भाई, हाय हाय हाय। मिर्जा पुट्टू कब आएगा भाई? मुझे नहीं मालूम मिर्जा पुट्टू कब आएगा, बहुत बहुत जल्दी आने वाला है। और भी जो लोग हैं, फैटी हाय 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 हाय। ये पूरा हाय हो गाना गा दूंगा मैं, ज्यादा हाय हाय हो ये आ गया आपका कॉमेडियन बाहर आपके अंदर का। चलिए, गया। थैंक जी, यू सो मच, थैंक यू सो मच, आप थैंक यू। हम आपने टाइम दिया। एंड अभी जी बहुत जल्द ईद आने वाला है, राइट? तो ईद की क्या प्लान है जी आपके? जी जी। ईद के लॉकडाउन प्लान में ये है भी? कि घर में बढ़िया वाला शीरू कौरमा बनाएंगे, फिर लास्ट ईयर वाला कुर्ता पजामा पहनेंगे, और घर में गले वले मिलके घर में नमाज पढ़ लेंगे, वर्चुअल बातें कर लेंगे सबसे, आप लोगों से, बाकी सबसे। जी जी जी, तो एडवांस में आपको ईद मुबारक। मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा वैसे थैंक यू ईद के सर। एडवांस में, आपको ईद थैंक यू सर। मुबारक। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। आप सबको भी ईद मुबारक। आपको ईद मुबारक भाई। और बाकी सब भी जो लोग देख रहे हैं उनको इन एडवांस रमजान मुबारक, ईद मुबारक। अपने घर में रहिए, खुश रहिए, पाताल लोग देखिए और मजे करिए। थैंक यू आसिफ, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू, करके। थैंक यू। So guys, that was आसिफ along with us, वो लाइव थे हमारे साथ। एंड आई थिंक बहुत अच्छी बातचीत हुई है आसिफ के साथ यहाँ पे। एंड इस लाइव को जो है मैं सेव कर दूंगा। एक्चुअली सेव नहीं होती आजकल, सीधा मेरे को पोस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो लाइव है इसको मैं पोस्ट कर दूंगा, आप लोग देख सकते हो मेरे हैंडल में जाके। एंड थैंक यू सो मच, एंड आप सभी को ईद मुबारक। एंड आई होप आप लोग को ये लाइव है ये अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच, गुड नाइट, एंड लॉकडाउन में घर पे रहिएगा।